सुखपुर नामक गांव में एक छोटे से घर में एक आधी अधूरी सी परिवार रहता था, जहां रिश्तों में खुशहालता के साथ कुछ कठोरता भी थी। भीतर आस्था अपने पिता नंदलाल के साथ बैठी थी। नंदलाल की उम्र 35 के पार थी, पर चेहरा अब भी ताजगी से भरा, आँखों में ममता और बोझ दोनों झलकते थे। पिताजी, एक बात पूछूं? आप हर सुबह इतनी जल्दी क्यों निकलते हो? कभी कभी मन करता है आप बस यहीं मेरे पास बैठे रहें, माँ की तरह बातें करें। बिटिया, दुकान ना खोलूं तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? और अगर मैं दुकान रोज नहीं खोलूंगा तो मेरे ग्राहक किसी और दुकानदार के पास खरीदारी करने लगेंगे फिर। और अगर मैं बैठ भी जाऊं तो तेरी माँ जैसी बातें कहाँ से ला पाऊंगा तुझे सुनाने के लिए? पर आप माँ जैसे बातें नहीं सुना पाए तो क्या हुआ? आप माँ से कम भी तो नहीं। जब आप मेरा सिर सहलाते हो तो लगता है जैसे माँ यही है। माँ के जाने के बाद आप ही तो मेरे पूरी दुनिया हो। तेरी माँ बड़ी भाग्यशाली थी जो तुझ जैसी बेटी दे गई, और मैं बस कोशिश करता हूँ कि तुझे माँ की कमी ना होने दूं। ठीक उसी समय बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है, मीरा की, जो नंदलाल की दूसरी पत्नी है। आस्था को माँ की कमी ना हो, इसलिए नंदलाल ने दूसरी शादी करी थी, लेकिन इसका उल्टा मीरा आस्था को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आस्था, अरे वो आस्था कहाँ चली गई? अब तक पानी क्यों नहीं भर कर लाई? या अब तक सो के उठी ही नहीं? महारानी, कितनी कामचोर है रे तू। आस्था ये सुनकर जल्दी से बाहर आई और उसके पीछे पीछे नंदलाल भी आया। अरे मीरा, तुम इसके साथ ऐसी बर्ताव क्यों करती हो? अभी ये बच्ची है, अभी से घर के कामों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती है। अरे आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं भले ही इसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैं इससे प्यार करती हूँ, इसीलिए तो इसके भले के लिए जिम्मेदार बनना सिखा रही हूँ। सही तो कह रहा हूँ, ये अभी बच्ची है, अभी तो इसके खेलने कूदने का समय है। वैसे भी इतनी छोटी सी उम्र में इसने अपनी माँ को खोया है, और इसीलिए मैंने तुमसे इसकी माँ की कमी पूरा करने के लिए तुम्हें यहाँ ब्याह करके लाया था, ना कि आस्था को खरी खोटी सुनाने को। ठीक है जी, आप अगर नहीं चाहते हो इसको मैं कुछ कहूँ तो नहीं कहूँगी। चली जाती हूँ यहाँ से। मैं तो बस इसके भलाई के लिए ही कहती थी, आप तो हमेशा मुझ में बुराई ही देखते हो। आस्था अपने पिता और सौतेली माँ के बीच हुई बहस को देख समझदारी से बोलती है, आप दोनों झगड़ा मत करो पिताजी, कोई बात नहीं। यह भी तो मेरी माँ है, मेरी भी कर्तव्य है कि मैं इनकी बात सुनूं, और वैसे भी मेरे लिए ही अच्छा है कि मैं जल्दी जल्दी सब कुछ सीख लूंगी। आस्था ये बोलने के बाद अपनी सौतेली माँ के कहे मुताबिक काम में लग जाती है। नंदलाल मीरा से बोलते हुए, मीरा, जरा सोच समझ के बोला करना, वो अभी बच्ची है, उसे प्यार की जरूरत है, ना कि धमकी और सीख की। और मुझे पता है तुम उसे शुरू से पसंद नहीं करती। नहीं जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं उसे बस सही राह दिखाती हूँ। हाँ, बस मेरी जुबान थोड़ी कड़वी है, लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ, और मेरी जगह उसकी असली माँ होती तो वो भी उसे ऐसे ही बोलती। हाँ, सब पता है मुझे। मेरे दुकान में जाने के बाद मेरे पीठ पीछे कितना खरी खोटी सुनाती हो, उसे सब जानता हूँ मैं। सुधर जाओ, नहीं तो मेरा वो रूप देखोगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। और रहा सवाल उसकी असली माँ की, वो तो अपनी बेटी को बहुत प्यार से रखती थी। ये बोल के नंदलाल अपने दुकान चला जाता है। यहाँ आस्था अपने सारे काम करने के बाद अपने दोस्त अमन से मिलने जाने के लिए तैयार होती है। तभी मीरा उसे रोकती हुई बोलती है, आस्था, तू क्या फिर अमन से मिलने जा रही है? अरे उसका पिता बड़ा आदमी है, और तू उन जैसे बड़े लोगों के साथ दोस्ती का रिश्ता मत रख। माँ, आप मेरे खेलने पर रोक लगाती हो और काम करने के लिए बोलती हो।
लेकिन आप मुझे अमन से मिलने से मत रोकिए। वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। वो कभी अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करता। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे कभी मना नहीं करती। ठीक है, जा फिर जहाँ घूमना है घूम तू, और तेरे पिता तो मुझे बस नौकरानी की तरह समझते हैं। मैं तो घर का काम करने के लिए ही हूँ ना। मीरा की ये सब नाटक को अनसुना करके आस्था अपने दोस्त अमन से मिलने आती है। अमन, जो गांव के सेठ धनराज का बेटा है, वो शांत स्वभाव का है और आस्था का अच्छा दोस्त भी। अरे ओ आस्था, तू कुछ दिनों से खेलने क्यों नहीं आई? पता है बाबूजी ने खेलने के लिए मुझे नए खिलौने खरीद के दिए हैं और हाँ, गांव के और भी दोस्त मेरे साथ नए खिलौने से खेलने आ रहे हैं। सही है अमन, तू किस्मत वाला है। तेरे बाबूजी तो अमीर है और तेरे माँ बाबूजी तो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी माँ तो बहुत वर्ष पहले ही मुझे छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। अरे तू ऐसे मायूस क्यों होती है? बोल ना, तुझे क्या चाहिए? मैं बाबूजी से बोल के तुझे भी दिला दूंगा। ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए अमन। मुझे तो बस मेरी माँ बहुत याद आती है। मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ। वो तेरी सौतेली माँ, वो भी तो तुझे तंग करती रहती है ना, इसलिए तुझे बहुत दुख होता होगा ना। ऐसी बात नहीं है, वो भी बुरी नहीं है। वो बस मेरे साथ थोड़ी सी सख्त है। थोड़े समय यही सब बात करने के बाद आस्था और अमन अपने अपने घर जाते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। आस्था बड़ी हो गई थी और बहुत सुंदर, सुशील और समझदार भी। यहाँ अमन भी अब जवान हो चुका था और अपने पिता के कारोबार में लग गया था। वो अभी भी आस्था से प्यार करता था। एक दिन अमन ने अपनी माँ से आस्था से मिलने की बात कही तो उसकी माँ ने उसे रोका और कहा कि उनका परिवार अमीर है और आस्था उनके बराबर नहीं है। तभी सेठ धनराज भी वहाँ आ गए और उन्होंने भी अमन को आस्था से दूर रहने को कहा। अमन ने उनकी बात झूठ मूठ मान ली, लेकिन थोड़ी देर बाद चुपके से आस्था से मिलने जाता है, जहाँ वे लोग बचपन में मिला करते थे। तू अभी आया है? इतना इंतजार करवाया तूने? पता है आजकल तो मेरी सौतेली माँ और सख्त हो गई है, घर से आने ही नहीं देती है। बहुत मुश्किल से घर का सारा काम खत्म करके तुझसे चोरी छुपे मिलने आई हूँ। वाह, काफी साहसी हो गई है तू। घर में बिना बताए आ गई। ऐसा लग रहा है कि वो छोटी सी भोली सी आस्था जैसे कहीं गायब ही हो गई है। हाँ, मजाक उड़ा ले तू मेरी। मजाक उड़ाने के सिवा तुझे और कुछ आता भी है? क्यों नहीं आएगा? आजकल बाबूजी का कारोबार मैं ही तो संभालता हूँ। बाबूजी ने सब जिम्मेदारी मुझे दे दी है, इसीलिए तो तुझसे मिलने का ज्यादा समय ही नहीं मिलता। हाँ, अब तू बड़ा आदमी बन गया है ना, कहाँ मुझ जैसे गरीब लड़की से मिलने आएगा। ऐसे ही दोनों आपस में बात करते हुए थोड़े समय व्यतीत करते हैं। चल आस्था, मैं चलता हूँ। मैं भी घर में बिन बताए आया था। अगर किसी ने देख लिया और बाबूजी को जाकर बोल दिया तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ ठीक है, मैं भी चलती हूँ। मुझे भी बाबूजी के दुकान पर उनके लिए खाना लेकर जाना है। अमन की तरह आस्था भी कहीं ना कहीं उससे मन ही मन प्रेम करती है, लेकिन आस्था ये छुपाती थी क्योंकि उसे लगता है अगर वो ये अमन से बोलेगी तो अमन को लगेगा कि वो उससे अमीर होने की वजह से प्रेम करती है और वह समाज के ताने से भी डरकर अपने अंदर की भावनाओं को छुपाती है। कुछ समय बाद जब आस्था घर आती है तो उसकी सौतेली माँ उसको खरी खोटी सुनाने लगती है। अरे ओ आस्था, कहाँ मर गई थी तू? तुझे घर का काम कुछ याद भी रहता है? पूरा दिन इधर उधर जाती रहती है। बस मैं ही हूँ जो इस घर की चिंता करती रहती हूँ, इसीलिए तुम बाप बेटी ने मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया। मैं कहाँ इधर उधर घूमती हूँ, मैं तो बस पिताजी के पास जाती हूँ। और आज तो मैंने घर का सारा जरूरी काम करके बहुत दिनों के बाद अमन से मिलने गई थी। क्या कहा तूने?
तू फिर से अमन से मिलने गई थी? अरे पूरे गांव में थू थू करवाने की सोच रही है क्या तू? अरे हंसेंगे लोग। हम लोग जैसे तैसे घर चला रहे हैं और तू महारानी बड़े घर के साथ रिश्ता जोड़ने की सोच रही है। माँ, आप हमेशा मुझे गलत क्यों समझती हो? अमन मेरा बचपन का दोस्त है। मैं तो बस उसको दोस्त की तरह मिलने जाती हूँ। इसमें रिश्ता जोड़ने की बात कहाँ से आ गई? अरे वाह, बड़ी होते ही ज़बान लड़ाने भी सीख गई। काम धाम कुछ सीख नहीं पाई, लेकिन ज़बान लड़ाना पूरा सीख गई तू। बस यही बाकी रह गई थी। पूरा दिन काम करो और फिर बाप बेटी के नखरे उठाओ। आस्था मीरा की ये बातें सुन के कुछ नहीं बोलती है और घर के भीतर चली जाती है। कुछ समय बाद रात को जब आस्था का पिता घर आया तो वो आस्था से रसोई में जाकर बात करने लगे। आस्था बेटी, तू खुश तो है ना? तेरी ये उतरा हुआ चेहरा देख मुझे बहुत दुख होता है बेटी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने दूसरी शादी करके तेरे ऊपर जुल्म किया है। तेरी ये सौतेली माँ कितना कुछ सुनाती रहती है, तू फिर भी चुप रहती है। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। नहीं पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं दुखी नहीं हूँ। बस कभी कभी माँ की याद आती है और आपने कुछ गलत नहीं किया मेरे लिए। और मीरा माँ भी दिल की बुरी नहीं है, बस वो थोड़ी सख्त है। कितनी समझदार है रे तू। तेरी जैसी बेटी पाके तो मैं धन्य हो गया। भगवान तेरी जैसी बेटी सबको दे, लेकिन बेटी शायद मैं ही अच्छा पिता नहीं बन पाया। तेरी जैसे लड़की की किस्मत में बहुत अच्छे पिता होना चाहिए था। आपको क्या हो गया पिताजी? आज आप इतना भावुक क्यों हो रहे हो? मैं खुश हूँ, आप चिंता ना करें। चिंता इसलिए हो रही है बेटी, तेरा बचपन भी दुख में ही गया। तूने बहुत कुछ झेला है बचपन में, लेकिन अब तेरी उम्र ब्याह के लायक हो गई है। अब बस मुझे तुझे किसी अच्छे लड़के के साथ विदा करना है जो तुझे सुखी रखे। नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बचपन में मैंने माँ को खो दिया, अब मैं आपसे दूर जाकर आपको नहीं खोना चाहती। अरे, अपने बेटी की अच्छे घर में विवाह करके उसको सुखी जीवन देना हर पिता का सपना होता है। और तेरे ब्याह के बाद तू थोड़ी ना मुझसे दूर हो जाएगी। तू आएगी ना मुझसे मिलने, और मैं भी तुझसे मिलने जाऊंगा। यही सब बात करके दोनों बाप बेटी थोड़े भावुक हो जाते हैं। अगली सुबह जब आस्था जल्दी उठकर घर का काम करने लगती है और उसका पिता भी दुकान गया होता है, तभी आस्था की सौतेली माँ उसके पास आकर उससे बोलती है। अरे आस्था, कल रात को तुम दोनों बाप बेटी मेरे खिलाफ कुछ बोल रहे थे ना? मुझे सब मालूम है। तुम लोग मुझे इस घर का शत्रु समझते हो। तुमने तो जरूर मेरे खिलाफ अपने पिता से शिकायत की होगी। नहीं माँ, आप हमेशा की तरह मुझे गलत समझ रही हो। हम लोग आपको शत्रु की तरह नहीं देखते, उल्टा आप ही मुझे शत्रु समझती हो। पिताजी ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस ना हो इसलिए आपको मेरी माँ के रूप में विवाह करके घर लाया, लेकिन आपने तो मुझे कभी अपनाया ही नहीं। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने कभी तुमको पराया नहीं समझा। हाँ, मैं थोड़ी सख्त हूँ, लेकिन वो भी मैं बस तेरे भलाई के लिए ही होती हूँ। और अगर तेरे पिता को तेरे देखभाल के लिए नौकरानी ही चाहिए थी तो किसी और को लाता। मेरी जिंदगी क्यों खराब की? माँ, पिताजी और मैंने कभी आपको नौकरानी नहीं समझा। आप ही खुद यह सोचती रहती हो। छोड़िए माँ, आप ये अभी नहीं समझोगी। मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। और हाँ माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं आपको हमेशा माँ के जैसे ही देखती हूँ, लेकिन आप ही मेरी माँ की जगह नहीं ले पाई। ये बोल के आस्था वहाँ से चली जाती है, लेकिन शबनम आस्था की ये सब बात सुनकर स्तब्ध रह गई। मानो आस्था की बातें उसके दिल को छू गई हो, लेकिन फिर भी वो अपनी भावनाओं को छुपाकर आस्था की बातों को दिल से निकाल देती है।
थोड़े समय बाद आस्था अपने पिता के लिए दोपहर का खाना लेकर दुकान पर जाती है। तू आ गई बेटी? चल ठीक है, खाना रख दे और बैठ मेरे साथ थोड़ी देर। आस्था अपने पिता के कहने पर बैठती है और उनसे पूछती है, पिताजी, इन दिनों आप थोड़े चिंतित लग रहे हो। कल रात भी आप थोड़े चिंतित थे और आज भी चिंतित हैं। कुछ हुआ है क्या पिताजी? ऐसे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं सोच रहा था कि दुकान के लिए थोड़े पैसे उधार ले लो। बहुत वर्ष हो गया इस दुकान की मरम्मत नहीं करवाई, और इन दिनों दुकान में सामान लाने के पैसे भी कम पड़ रहे हैं। इसीलिए सोच रहा हूँ कि थोड़े से पैसे किसी से उधार में ले आता हूँ और कुछ समय बाद उधार लिया हुआ पैसे चुका दूंगा। अगर आपको ये सही लगता है तो ले लीजिए, लेकिन पिताजी, आप उधार किससे लोगे? मैं सोच रहा था कि सेठ धनराज जी से पैसे उधार ले लूं। उनका बेटा तो तेरे बचपन का दोस्त भी है, तो वे इसी खातिर दे भी देंगे। ठीक है पिताजी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वे लोग मेरी और अमन के दोस्ती के लिए आपको पैसे देंगे। जहाँ तक मैं जानती हूँ उनको, वे लोग पैसे के लिए थोड़े कठोर हैं। शायद आपको वे लोग पैसे ना भी दें। तू बात तो ठीक बोल रही है, फिर भी मैं एक बार जाके उनसे पूछूंगा, शायद दे दे। तू ये सब चिंता मत कर, ये सब मैं देख लूंगा। मेरे मन में ये बात थी तो मैंने तुझे बोल दिया। बाकी तू इन सब पर ध्यान मत दे, अभी घर जा, नहीं तो तेरी माँ तुझे फिर से खरी खोटी सुनाएगी। मैं थोड़ी देर बाद दुकान बंद करके सेठ जी के पास जाऊंगा। आस्था वहाँ से घर चली आती है और थोड़े समय बाद नंदलाल भी सेठ धनराज के पास उधारी के लिए जाता है। वाह नंदलाल, आज हमारे घर कैसे आना हुआ भाई? तुम तो यहाँ आते ही नहीं। हाँ सेठ जी, आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए आपसे मिलने आपके घर आया हूँ। ओ ठीक है, फिर बैठो, बताओ मुझे क्या बात करनी है। सेठ धनराज के कहने पर नंदलाल बैठ जाता है और सेठ धनराज भी थोड़ी दूरी बनाकर नंदलाल के सामने बैठता है। सेठ जी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी, क्या आप मदद करेंगे? हाँ बोलो, कैसी मदद चाहिए तुमको? तुम तो अपने ही गांव के भाई हो, तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? बताओ बताओ, खुल के बताओ। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे आपसे। अच्छा, तभी मैं सोचूं तुम तो आते नहीं यहाँ, आज अचानक आ गए। लेकिन नंदलाल, तुम्हें पैसे उधार मांगने की क्या जरूरत हो गई? तुम्हारी दुकान तो अच्छा चल रही था ना? हाँ सेठ जी, चल तो रही है, लेकिन बहुत वर्ष हो गया दुकान की मरम्मत नहीं करवाई। दुकान पुराना होने लगा है और अंदर की कुछ चीजें खराब होने लगी है। उनके मरम्मत के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। ओ ऐसा है, ठीक है, फिर मैं तुमको पैसे दे देता हूँ, लेकिन मुझे 1-2 महीने बाद पैसे वापस करने पड़ेंगे। और हाँ, मुझे यह पैसे सूद समेत चाहिए होंगे और मैं 2 महीने से ज्यादा का समय नहीं दूंगा। मुझे भी पैसे की जरूरत होती रहती है। मैं यह तुमको मेरी जरूरत के पैसों से ही निकाल के दे रहा हूँ। ये बोल के कुछ समय बाद सेठ धनराज कुछ पैसे नंदलाल को दे देता है। नंदलाल वो पैसे लेके सेठ धनराज के घर से दुकान चला आता है। कुछ समय बाद जब अंधेरा हो जाता है तो नंदलाल घर आकर सीधे अपनी बेटी से मिलता है। बेटी, मैंने आज सेठ धनराज जी से पैसे उधारी में लिया है। उन्होंने कहा कि 2 महीने में उनके पैसे वापस करने होंगे। सिर्फ 2 महीने? पिताजी, क्या आप 2 महीने में पैसे वापस कर पाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर पाऊंगा। 2 महीने में आराम से उनके पैसे वापस कर दूंगा। ये सब छोड़ बेटी, मैं तुझे यहाँ अपने उधारी के किस्से सुनाने नहीं आया हूँ। मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि मैंने सिर्फ दुकान के लिए कर्ज नहीं लिया है, मैंने तेरे लिए भी पैसे लिए हैं। मेरे लिए पिताजी? लेकिन मुझे पैसे की क्या आवश्यकता है? मैं क्या करूँगी पैसे का?
अरे तेरे लिए मतलब तेरे ब्याह के लिए पगली। अरे तू अब बड़ी हो गई है, तेरा ब्याह भी तो करना है, तो अभी से पैसे जमा करके रखूंगा, क्योंकि दुकान से जो पैसे आते हैं वो रोज के घर खर्चे में चला जाता है। अभी मैंने कर्जा लिया है तो इसमें से कुछ पैसे तेरे लिए जमा करूंगा और बाद में मैं धीरे धीरे कर्जा चुकाते रहूंगा। नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बचपन में मैंने माँ को खो दिया, अब मैं आपसे दूर जाकर आपको नहीं खोना चाहती। अरे अपने बेटी की अच्छे घर में विवाह करके उसको सुखी जीवन देना हर पिता का सपना होता है, और तेरा ब्याह के बाद तू थोड़ी ना मुझसे दूर हो जाएगी। तू आएगी ना मुझसे मिलने, और मैं भी तुझसे मिलने जाऊंगा। थोड़े समय बाद आस्था अपने पिता के लिए दोपहर का खाना लेकर दुकान पर जाती है। तू आ गई बेटी, चल ठीक है, खाना रख दे और बैठ मेरे साथ थोड़ी देर। पिताजी, इन दिनों आप थोड़े चिंतित लग रहे हो। कल रात भी आप थोड़े चिंतित थे और आज भी चिंतित हैं। कुछ हुआ है क्या पिताजी? क्या बताओ आस्था, मैंने जो उधारी ली थी सेठ जी से, कुछ पैसे मैं अभी तक नहीं चुका पाया, और आज उन्होंने मुझे उनके वहां बुलाकर पैसे की बात की बोल रहे थे कि जो पैसे मैंने उनको अभी तक नहीं दिए उनका दुगना ब्याज चाहिए उनको। ये तो गलत है पिताजी। आप चाहें तो मैं उनके बेटे अमन से बात करके देखूं। आप तो जानते हैं वो मेरा बचपन का दोस्त है, शायद वो ही कुछ मदद कर सके। नहीं बेटी, तू इन सब में मत पड़, मैं संभाल लूंगा सब। मैं तो इस बात को लेकर चिंतित हूं कि मैं पैसों का कहां से जुगाड़ करूं। बाकी मैं वे लोग जैसे बोलते हैं वैसा ही करूंगा, और उन लोगों को मनाने का भी प्रयास करूंगा ताकि मुझे थोड़े समय और मिल सके। आस्था अपने पिता के सामने तो उनके बातों को मान लेती है, लेकिन वो अपने पिता के हालत को देख के मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, और वह वहाँ से सीधे अमन के पास आती है। अमन, तुम पिताजी की मदद कर दो। तुम्हें तो पता ही होगा कि पिताजी ने तुम्हारे पिता से कर्जा लिया था। क्या तुम अपने पिता से कह के कुछ दिनों की मोहलत और दिला सकते हो? मैं सब जानता हूँ आस्था, लेकिन मुझे माफ करना, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। हमारे व्यापार में घाटा हुआ है, इसलिए बाबूजी ने सबके उधारी वापस मांगी है। और हाँ, वैसे भी तुम्हारे पिता को दिया गया समय पूरा हो चुका है, तो अब मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। आस्था अमन का ये बर्ताव देख बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अपने माता पिता के बाद आस्था का सबसे अच्छा दोस्त था, जो आस्था मन ही मन प्रेम भी करती थी, उसने उसको मुंह पर मदद के लिए मना कर दिया। अमन ने अपनी दोस्ती से ज्यादा पैसे को महत्व दिया, इसीलिए आस्था दुखी मन से अमन को कुछ न बोल के वहाँ से चली आती है। रात को आस्था का परिवार सेठ धनराज के दिए दबाव को ले चिंतित थे। सुनो जी, आप मेरे गहने ले लीजिए और उधारी चुका दीजिए। माना कि मैं आपसे झगड़ती रहती हूँ, लेकिन आप मेरे पति परमेश्वर हैं। इस मुसीबत के घड़ी में आपकी मदद मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? नहीं माँ, आपको अपने गहने देने की जरूरत नहीं है, वो आपकी अमानत है। पिताजी, आपने जो पैसे मुझे दिया है वो लेके आप उनको दे दो। वैसे भी मैं अब हमेशा के लिए कुंवारी ही रहूंगी, मुझे अब किसी से ब्याह नहीं करनी। पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है तू? तुझे पता भी है आखिर तुझे अचानक से हुआ क्या जो ये सब बोलने लगी है? मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा अभी, और कुछ दिन का समय है। तुम दोनों को ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं जी, जरूरत क्यों नहीं है? यह परिवार की मुसीबत है, परिवार को ही मिलकर सुलझाना पड़ेगा। पिताजी, आप मान जाओ। मेरे भविष्य में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, जो होगा देखा जाएगा। आप बस ये पैसे लो और उन निर्दयी कठोर लोगों को जाकर दे आओ। आस्था और मीरा के बहुत समझाने के बाद नंदलाल मान जाता है।
अगली सुबह वो आस्था के पैसे लेके सेठ धनराज को देने के लिए जाता है। आस्था, मुझे माफ कर दे बेटी। मैंने बचपन से तुझे कितना कुछ सुनाया है, लेकिन फिर भी तूने आज अपने बारे में नहीं सोचकर मेरे लिए सोचा। हालांकि तुम लोग मेरे गहने भी सेठ को दे सकते थे, लेकिन तूने बिना अपने भविष्य का सोचे अपने पैसे दे दिए। मैंने कभी माँ होने का फर्ज निभाया ही नहीं, लेकिन तूने अपनी बेटी होने का पूरा फर्ज निभाया है। तू बहुत महान है आस्था, मुझे तू माफ कर देना। आस्था ये सब मीरा के मुंह से सुनकर भावुक हो जाती है। उसे आज ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपनी माँ वापस मिल गई हो। आस्था के आंखों में खुशी के आंसू थे। आप मुझसे माफी मत मांगो, आप अपनी जगह पर हमेशा सही थी। मैंने ही आपको ज्यादा सख्त समझा और आपके बार बार मना करने के बाद भी उन जैसे बड़े लोगों के साथ दोस्ती का रिश्ता रखा। यह सब छोड़ आस्था, जो हुआ उसे जाने दे। मैं अब तुझे कभी तेरे असली माँ की कमी नहीं होने दूंगी। यही सब बात करके दोनों खुशी से हंसते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मीरा को बेटी और आस्था को एक माँ मिल गई थी। आस्था का परिवार अब पूरा हो गया।